अगर आपका सपना है वर्दी पहनना, अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो और आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो साथियों मैं लाया हूँ आपके लिए जीव विज्ञान के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों इन 10 प्रश्नों में मैं आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो बार बार साथियों आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। चलिए साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, पितरस का निर्माण होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पिताशय, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। पहली बात तो ये है, इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत में साथियों जो पितरस है, इस पितरस का भैया निर्माण होता है। लेकिन भाई साहब ये जो पितरस है ये इकट्ठा कहां पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये पित्ताशय में जाकर के जमा होता है, इकट्ठा होता है। बात यह आती है अब ये पितरस कार्य कहां पर करता है, तो साथियों ये पितरस भैया छोटी आंत में जाकर के कार्य करता है। साथियों जो पितरस होता है, इस पितरस का रंग हरा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पितरस का रंग हरा किस वर्णक के कारण होता है, तो साथियों विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। भैया अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पितरस का पीएच मान कितना होता है, पितरस का पीएच मान, तो साथियों ध्यान रखना है 7.5 से लेकर के 8.5 भैया पितरस का पीएच मान होता है। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी भैया, इसकी प्रकृति हो जाएगी साथियों क्षारीय। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन साथियों राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, मैंने भी एग्जाम दी थी। तो साथियों एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया पितरस का निर्माण कहां पर होता है, तो ध्यान रखना है अपना जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, जो जिगर होता है, उसमें भैया पितरस का निर्माण होता है। बात यह आती है कि ये इकट्ठा कहां पर होता है, तो भैया ये पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा होता है, छोटी आंत में जाकर कार्य करता है। साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया पितरस का रंग कैसा होता है, तो साथियों पितरस का रंग होता है हरा। किस वर्णक के कारण होता है, तो साथियों आपने 2 वर्णक के नाम सुना होगा, एक है विलिरुबिन वर्णक, एक है विलिवर्डिन वर्णक। साथियों जो विलिरुबिन वर्णक होता है वो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग करने में सहायक होता है, और साथियों जो विलिवर्डिन वर्णक है ये पितरस का हरा रंग प्रदान करने में सहायक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पितरस का पीएच मान कितना होता है, तो साथियों 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चले अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, चले फिर चलते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं साथियों दूसरा क्वेश्चन की, जो आपकी राजस्थान पुलिस की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है, कपाल का पत्थर किस अस्थि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेनोइड को, ऑप्शन नंबर बी फीमर को, ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज को, ऑप्शन नंबर डी मिलियस को। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए स्पेनोइड। साथियों हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का एक आवरण होता है, उसे कहा जाता है साथियों कपाल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कपाल में कितनी अस्थि होती है, तो भैया कपाल में
8 अस्थि होती है। कितनी अस्थि होती है साथियों? 8 अस्थि होती है। उन 8 अस्थियों में से ये साथियों एक अस्थि है स्पेनोइड, जिसे साथियों कपाल का पत्थर कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो भैया आपको ध्यान रखना है फीमर है, और ये पाई जाती है साथियों जांघ में। बात क्लियर है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो साथियों मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है वो है भैया स्टेपिज, ये हमारे कान में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी अस्थि है जिसका आकार हथौड़े के समान है, यानी कि जिसे हेमर अस्थि कहा जाता है, तो साथियों जो मिलियस है इसे हेमर अस्थि कहा जाता है। मैंने बताई हुई बातें आपको याद हुई क्या साथियों? मैंने ये कहा कि कपाल का पत्थर जिस अस्थि को कहा जाता है उस अस्थि का नाम है स्पेनोइड। बात क्लियर है? हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का एक आवरण होता है जिसे कहा जाता है साथियों कपाल। इस कपाल में 8 अस्थि होती है। इस 8 में से साथियों एक अस्थि है भैया स्पेनोइड। मैं आपको नाम में बता देता हूँ। सबसे आगे वाली जो अस्थि होती है इसे फ्रंटल कहा जाता है। पीछे वाली जो अस्थि होती है इसे साथियों ओसिपिटल कहा जाता है। इनकी संख्या एक एक होती है। साथियों दो अस्थि यहाँ पर होती है, एक ये, इनका नाम है पेराइटल। दो अस्थि है। फिर साथियों दो अस्थि और है, एक ये वाली एक ये वाली, इनका नाम है साथियों टेम्पोरल। कितनी हो गई? 6 हो गई। एक है साथियों स्पेनोइड और एक है साथियों इथमोइड। तो साथियों ये जो स्पेनोइड है ये कपाल की जितनी अन्य जो 7 अस्थि है उन 7 अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। इस कारण साथियों इसे कपाल का पत्थर कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो फीमर है, जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिज है भैया, कान में पाई जाती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया हेमर अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है, तो ध्यान रखना है मिलियस को कहा जाता है। यह भी आपके कान में पाई जाती है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम भैया आगे चलते हैं। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ब्लड क्या है। साथियों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी है एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी है एक प्रकार का उत्तक है। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। गाइज अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथियों फिलहाल मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। किस प्रकार है अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल साथियों मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूं। एक दो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि जो ब्लड है वो भैया मेल में यानी कि पुरुष में कितना पाया जाता है, तो ध्यान रखना आपको 5 से 6 लीटर पाया जाता है। वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूं साथियों में। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो साथियों 4 से 5 लीटर पाया जाता है। साथियों जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के बाहर का साथियों 7 से 8% शरीर में क्या होता है साथियों? ब्लड होता है। ये बात आपको समझ में आई? साथियों जो ब्लड है उस ब्लड का जो पीएच मान है साथियों वो कितना होता है? वो भैया 7.4 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब सुनिए, मैंने आपको बताया ब्लड क्या है, तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक। साथियों उत्तक क्या होता है? तो भैया उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह है। बात क्लियर है?
संयोजी का मतलब क्या है? संयोजी का मतलब है साथियों जोड़कर रखने वाला, जोड़कर रखने वाला। और भैया तरल का मतलब क्या है? तरल का मतलब है साथियों ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आपको पता है आपका जो ब्लड है भैया, इस ब्लड में जो ठोस पार्ट है, जो ठोस भाग है वो भैया पूरे ब्लड का 45% है, जिसमें हम रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। और साथियों जो द्रव भाग है वो भैया 55% है। तो भैया हम कह सकते हैं कि ब्लड एक तरल भाग है। संयोजी का मतलब है जोड़कर रखने वाला। किसको जोड़कर रखता है? तो साथियों हमारे अंगों को जोड़कर रखता है। जैसे कि आपके हृदय से ब्रेन जुड़ा हुआ है, किसकी सहायता से जुड़ा हुआ है? साथियों ब्लड की सहायता से जुड़ा हुआ है। आपके हृदय से आपकी किडनी जुड़ी हुई है, किसकी सहायता से जुड़ी हुई है? साथियों ब्लड की सहायता से जुड़ी हुई है। आपका हृदय से आपका फेफड़े जुड़ा हुआ है, किसकी सहायता से जुड़ा हुआ है? साथियों ब्लड की सहायता से जुड़ा हुआ है। उत्तर क्या है? कोशिकाओं का समूह। अब देखिए डेफिनेशन किस प्रकार बनती है। ऐसे कोशिकाओं का समूह है जो जोड़ कर रखता है किसको? अंगों को। और भैया जो तरल अवस्था में पाया जाता है। फाइनली मैं कह सकता हूं कि ऐसे कोशिकाओं का समूह है जो साथियों द्रव अवस्था में पाया जाता है और हमारे अंगों को जोड़कर रखता है। वो क्या है? वो ही भैया ब्लड है। एक बार और सुन लीजिए, ऐसे कोशिकाओं का समूह है जो साथियों तरल अवस्था में पाया जाता है और हमारे अंगों को जोड़कर रखता है। वो क्या है? वो ब्लड है। इसलिए साथियों ब्लड को क्या कहा जाता है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। आशा करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति की बात करें तो भैया पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, महिला की बात करें तो 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। पूरे व्यक्ति के बाहर का 7 से 8% ब्लड होता है दोस्तों व्यक्ति में। जैसे मैं हूं, मेरे में भार है 70 किलो, तो साथियों 70 का 7 से 8% आप निकालोगे तो भैया मेरे शरीर में ब्लड उपस्थित होगा। बात क्लियर है? ब्लड का पीएच मान होता है साथियों 7.4, कभी कभी 7.5 भी आ जाता है। बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों अब हम चलते हैं आगे। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। साथियों अक्सर विटामिन के केमिकल नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथियों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों पेंटोथेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है पायरोडोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी है भैया रेटिनॉल। ये ऐसे विटामिन के रासायनिक नाम है जो साथियों अक्सर आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इनमें से आंसर आता है किसी का भी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथियों फिलहाल मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए साइनोकोबाल्मिन। साथियों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। पेंटोथेनिक अम्ल की बात करें साथियों तो जो विटामिन B5 होता है, जो विटामिन B5 होता है साथियों, इस विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। ये दोनों तो साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना और नोट कर लेना। पायरोडोक्सिन की बात करें भैया तो भैया ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल की बात करें तो भैया ये आप सबको पता होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। उससे पहले एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन और विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों रेटिनॉल। चले अब आगे चलते हैं भैया आगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विटामिन B3 की कमी से रोग होता है। साथियों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डर्मेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी डायमेंशिया, ऑप्शन नंबर सी डायरिया, ऑप्शन नंबर डी डेथ और ऑप्शन नंबर ए है भैया उपरोक्त सभी। गाइज आपका जो राइट आंसर है वो है भैया ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त सभी। कहने का मतलब साथियों
डर्मेटाइटिस भी विटामिन B3 की कमी से होता है, डायमेंशिया भी साथियों विटामिन B3 की कमी से होता है, डायरिया भी साथियों विटामिन B3 की कमी से होता है, और साथियों डेथ भी हो सकती है विटामिन B3 की कमी से। साथियों डर्मेटाइटिस कहा जाता है आपकी त्वचा पर जो संक्रमण होता है, त्वचा पर जो संक्रमण होता है, जो फुंसी होती है, जो दाद होता है साथियों, संक्रमण, उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे कहा जाता है भैया डर्मेटाइटिस। बात क्लियर है। डायमेंशिया क्या है साथियों, आपकी जो याददाश्त है, अगर उस याददाश्त में कमी हो गई तो साथियों याददाश्त में कमी को क्या कहा जाता है, डायमेंशिया कहा जाता है। डायरिया से कहा जाता है साथियों उल्टी वह दस्त को, अगर आपको उल्टी और दस्त लगे हुए साथियों तो उसे कहा जाता है डायरिया। साथियों विटामिन B3 की अगर आपके शरीर में ज़्यादा ही कमी हो गई और साथियों ये बीमारी अगर आपको रेगुलर बहुत समय से हो रही है तो साथियों आपकी मृत्यु भी हो सकती है इस बीमारी में। साथियों विटामिन B3 की कमी से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो भैया पेलेग्राफी ऑप्शन में आ सकता है। इसे साथियों 4D बीमारी भी कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से स्टार्ट होने वाली साथियों ये 4 बीमारी है, इस वजह से इसे 4D कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भैया विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रासायनिक नाम, तो साथियों ध्यान रखना है नियासिन है भैया, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अगर आपसे भैया स्रोत पूछे तो बता देना मशरूम और हरी सब्जी, मशरूम व हरी सब्जियां साथियों विटामिन B3 की अच्छी स्रोत है। क्या ये सारी जानकारी साथियों आपको पसंद आई क्या? मैंने ये कहा साथियों कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है, जिसे साथियों 4D भी कहते हैं। 4D क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से स्टार्ट होने वाली हम इसमें 4 बीमारी पढ़ते हैं। कौन कौन सी? डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया, डायरिया, डेथ। डर्मेटाइटिस साथियों त्वचा पर जो संक्रमण होता है उसे कहा जाता है। डायमेंशिया याददाश्त में जो कमी होती है उसे कहा जाता है। डायरिया में हम उल्टी और दस्त के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जब आपको उल्टी और दस्त लग जाती है तो साथियों उस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। अगर साथियों आपको ये बीमारी विटामिन B3 की कमी अगर आपको लंबे समय से है साथियों तो उस बीमारी को तो आपकी फाइनली मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए साथियों इसमें हम डेथ के बारे में भी पढ़ते हैं। बात क्लियर है साथियों? विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है और इसके स्रोत है साथियों मशरूम और हरी सब्जी। साथियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन से तो आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना भैया, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आशा करता हूँ साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह शाखा कौन सी है? साथियों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कार्डियोलॉजी। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर ऑप्शन में भैया नेफ्रोलॉजी नहीं आया तो फिर क्या आएगा? तो साथियों आपको ध्यान रखना है रीनोलॉजी आएगा। क्या आएगा? रीनोलॉजी आएगा। बात क्लियर है? मैंने आपसे कहा कि किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगर नेफ्रोलॉजी ऑप्शन में नहीं आया तो रीनोलॉजी आएगा। लेकिन साथियों इससे संबंधित ही एक और है राइनोलॉजी। राइनोलॉजी साथियों क्या है? तो भैया विज्ञान की जिस शाखा में हम नाक का अध्ययन करते हैं उस शाखा को साथियों क्या कहा जाता है? राइनोलॉजी कहा जाता है। रीनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी साथियों किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। हीमेटोलॉजी साथियों हमारा जो ब्लड है उस ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों हीमेटोलॉजी कहा जाता है।
लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हमारा जो हार्ट है साथियों, इस हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों कार्डियोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित साथी और भी विज्ञान के बहुत सारी शाखा है, जैसे कि आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है साथियों ऑप्थेल्मोलॉजी। दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है डेंटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है मायोलॉजी। इस प्रकार साथियों बहुत सारी शाखाएं है विज्ञान की। जो महत्वपूर्ण शाखा है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो शाखा साथियों मैंने आपको करवा दी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को नेफ्रोलॉजी। अगर नेफ्रोलॉजी ऑप्शन में नहीं आए तो साथियों रेनोलॉजी फिक्स है आएगा। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिमेटोलॉजी। लिवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिपेटोलॉजी। हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को साथियों कार्डियोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भैया आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अमीबा का मुख्य श्वसन अंग है। साथियों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य शरीर की सतह से, ऑप्शन नंबर बी वायु नलिका से, ऑप्शन नंबर सी त्वचा से, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों से। साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों जो अमीबा है इस अमीबा का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है साथियों, तो भैया शरीर की सामान्य सतह है। बात क्लियर है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो तिल चट्टा है इस तिल चट्टा का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है वायु नली, जिसे आप साथियों ट्रेकिया भी कहते हो। ये भैया इस तिल चट्टे का मुख्य श्वसन अंग है। साथियों त्वचा की बात करें तो जो मेंढक होता है ये भैया पानी में तो किससे सांस लेता है, त्वचा से लेता है, और साथियों बाहर किससे लेता है, फेफड़ों से लेता है। यानी कि बाहर इसका जो मुख्य श्वसन अंग है वो फेफड़ा है और पानी में साथियों त्वचा है। और जितने भी स्तनधारी है साथियों, ये जितने भी स्तनधारी है सभी, उन सभी का भैया मुख्य जो श्वसन अंग है भैया वो क्या है, फेफड़े हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अमीबा का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो शरीर की सामान्य सतह है। जो तिल चट्टा जो कॉकरोच है उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो भैया वायु नलिका है, ट्रेकिया है। जितने भी स्तनधारी है उनका मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो भैया फेफड़े हैं। साथियों जो मेंढक होता है वो पानी में तो त्वचा से सांस लेता है और साथियों बाहर फेफड़ों से सांस लेता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों मैंने बायोलॉजी के जितने भी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उन सभी चैप्टरों से साथियों मैंने क्वेश्चन उठाए हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब आगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बार मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब आगे चलते हैं। साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मादा की नसबंदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए ट्यूबोक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी है वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ट्यूबेक्टोमी। जो मादा है जो महिला है उसकी जो नसबंदी है साथियों वो क्या कहलाती है, ट्यूबोक्टोमी कहलाती है। और साथियों जो नर है उस नर की जो नसबंदी होती है वो भैया वेसेक्टोमी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम साथियों आगे चलते हैं। चले भैया आगे, सिंपल बात है।
साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से नर हार्मोन है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया सी। साथियों जो नर है उसमें दोस्तों ये हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, और साथियों मादा हार्मोन इन दोनों हार्मोन को कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन को और साथियों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 3 हार्मोन है, नर हार्मोन है साथियों टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन है साथियों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। साथियों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी है ओजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए स्पर्मेटोजेनेसिस। साथियों शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया अंडाणु के बनने की प्रक्रिया, अंडाणु के बनने की प्रक्रिया, ये आपको पता है अंडाणु साथियों फीमेल यानी कि महिला में बनता है भैया, और साथियों जो शुक्राणु है वो भैया मेल में बनता है यानी कि पुरुष में बनता है। तो अंडाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों, ओजेनेसिस कहलाती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस और अंडाणु के बनने की प्रक्रिया ओजेनेसिस कहलाती है। तो साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर साथियों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो साथियों कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।